साथियों, सवानों से भी ज़्यादा समय हो गया है, तो बहुत ज़्यादा लंबी बात मैं आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम इस बात को समझाने के लिए रखा गया था कि 19 फरवरी ये एक षड्यंत्र है महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का, और ये षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा इसलिए किया गया ताकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का बाप बदल सके। बाप बदलने के लिए 19 फरवरी को उन्होंने मान्यता देने का षड्यंत्र किया। अभी हम लोगों के पास इतने सारे सबूत हैं, उन सारे सबूतों के आधार पर ये सिद्ध किया जा सकता है कि 8 अप्रैल 1627 ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तारीख है। और ये जन्म तारीख ही सही तारीख है। केवल ये सिद्ध करने के लिए आज का ये कार्यक्रम हुआ, और इसके बारे में विलास करात ने और दूसरे तमाम लोगों ने बहुत सारे सबूत आप लोगों के सामने पेश किए। इसलिए उस विषय पर मैं आपके सामने बात करने की जरूरत नहीं महसूस करता हूँ। मैं जिस विषय पर बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो विषय ईवीएम मशीन का है। साथियों, अभी ज्यादा समय नहीं है, जल्दी ही लोकसभा का चुनाव घोषित होने वाला है, और लोकसभा का चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा करने का इस देश के लोगों ने निर्णय किया है। और चुनाव जीतने का भी फैसला कर लिया है। मतलब आप लोगों ने जीतवाने के पहले ही नरेंद्र मोदी ने ये घोषित कर दिया कि 370 सीटें बीजेपी की चुनकर आने वाली है, और 30 जो है गठबंधन की सीटें आने वाली है, और टोटल इस तरह से 400 और 400 के पार सीटें आने वाली है। पहले ही बोल दिया, मतलब आपको वोट देने के पहले ही उन्होंने मान लिया। और इसके लिए ईवीएम मशीन में उन्होंने व्यवस्था कर दिया, और ईवीएम मशीन के द्वारा इसीलिए वो चुनाव करवाना चाहते हैं। तो ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी की जा सकती है। आपको बहुत सिंपल तर्क बताता हूं। जब भारत सरकार और भारत के इंजीनियरों ने चांद पर अवकाश यान भेजा, तो उस अवकाश यान में गड़बड़ी हुई चांद पर पहुंचने के बाद। तो बॉम्बे के इंजीनियरों ने कहा कोई बात नहीं, चिंता करनी कोई बात नहीं है, बॉम्बे में बैठे बैठे चांद पर जो अवकाश यान गया हुआ है उसको बॉम्बे में बैठे बैठे ही सुधार लेते हैं। यान है चांद पर, और सुधार करने का काम बॉम्बे में बैठे बैठे कर रहे। जब बॉम्बे में बैठे बैठे कई लाख किलोमीटर दूर चांद पर अवकाश यान है, इसके बावजूद भी बॉम्बे के इंजीनियर उस अवकाश यान में जो गड़बड़ी हुई उसको सुधारने का काम करने का निर्णय किया और कर दिया। इसका मतलब ये है कि इतने दूर जो मशीन है उसके अंदर घुसकर उसको सुधार कर लिया।
अब आपके घर से ईवीएम मशीन कितना दूर है? 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होता है, वो कई लाख किलोमीटर है। और ये जो ईवीएम मशीन है ये आपके घर से 1 किलोमीटर के आसपास होता है। जो लाखों किलोमीटर मशीन में घुसकर जैसा चाहे वैसा सुधार बदलाव कर सकते हैं, तो आपके घर से 1 किलोमीटर अंतर पर ईवीएम मशीन है, उसमें बदलाव क्यों नहीं कर सकते हैं? ईवीएम मशीन में देखो ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के आधार पर एक आदमी एक जगह बैठकर कई देश भर के ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी करा सकता है। क्यों? मैन पावर की जरूरत नहीं है, एक आदमी कमांड देकर, क्योंकि पहले से ही जो मशीन बनाई हुई है उनको मालूम है प्रोग्रामिंग करना है, और वो प्रोग्रामिंग करने वाले जो इंजीनियर है वो उसी समय करते हैं, और इस तरह से ईवीएम में बदलाव करके उसको कमांड देते हैं कि जितने वोट ईवीएम मशीन में गए हैं 50% मोदी के नाम पर दे दो। वो उधर के उधर 50% मोदी के नाम पर जमा हो जाता है, अकेले 50% मोदी के नाम पर जमा हो गया। अब 50% में 10 पार्टियों को दे दो, चलो पहले जीत ही गया। तो फिर तो 50% वोट जो हुए वो 10 पार्टियों के नाम, 50% मोदी के नाम। वो ये जो नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी नहीं है, फोकेंद्र मोदी है। हे आपल्या इकडच्या गावठी भाषेमध्ये लोक बोलतात ना, काय त्याला फोक्या मारतात येतो, तो दररोज टीव्हीवर फोक्या मारत राहतो। नरेंद्र मोदी जो है फोक्या मारत रहते। तो इस तरह से ये ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। 84 में ईवीएम मशीन लाई गई, क्यों? दुनिया में एक विज्ञान का नियम है, कारण होता है तो परिणाम होता है। यानी कोई भी परिणाम बगैर कारण से नहीं होता है। 84 में ईवीएम लाया तो ईवीएम आया तो परिणाम है, कारण क्या था? 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो उनको लगा अरे अब तक तो हम लोग जैसा चाहते थे वोट के आधार पर हम अपना काम कर लेते थे। अब अगर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी लाई तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा कर नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करना होगा? तो हमको वोट का जो बैलेट पेपर सिस्टम है उसको बदलना होगा। तो 84 में बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने बनाई, वो वजह है ईवीएम मशीन आने की, वो कारण है ईवीएम मशीन लाने का। और उसका प्रयोग धीरे धीरे वो करते रहे, और धीरे धीरे करने के बाद 16 साल में उनको ये तजर्बा हुआ कि क्या ईवीएम मशीन में टेक्निकल व्यवस्था करके बड़े पैमाने पर 543 लोकसभा सीटों में चुनाव में बदलाव किया जा सकता है। 16 साल में उन्होंने अनुभव कर लिया, उसके हिसाब से ईवीएम मशीन बनाने का ऑर्डर दिया। अभी बेंगलोर में ईवीएम मशीन बन रही है, हैदराबाद में ईवीएम मशीन बन रही है। वहां 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है,
जो वो कंपनी चला रहे हैं, वो 7 में 4 मेंबर बीजेपी के लोग हैं। इसका मतलब अब बहुमत जो है वो बीजेपी के लोगों का है। तो बीजेपी के लोग बहुमत से डिसाइड करके वो मशीन जैसा बनाने के लिए बोलेंगे वैसा वो मशीन बन जाएगी। और बनने के बाद 2024 के चुनाव में मोदी चुनाव जीत जाएगा। वो 4 लोगों ने मोदी को कहा। मोदी को क्यों कहा? मोदी ने 4 लोगों को पूछा होगा कितनी सीटों का व्यवस्था किया, कहा कि 400। पक्का नहीं, पक्का नहीं है, 370 और 30 ऐसा है, टोटल 400 नहीं है। 370 तुम, 30 जो तुम्हारे साथ लुंगे सुंगे लोग जो है उनको, तो ऐसा मिलाकर 400, 1, 2, 3 इधर उधर हो सकता है, तो इतना होगा। पक्का? हाँ पक्का। उधर से जानकारी लेकर नरेंद्र मोदी सभा में गए, कहा 400 पार। जो 4 लोग चुनाव जो मशीन बनाने वाली कंपनी में वो रखे, उन्होंने मोदी को कहा। फिर मोदी ने वही आंकड़ा माइक में आकर बोल दिया और इस तरह से कहा कि फिर बाद में मोदी को किसी ने पूछा पक्का है? हाँ पक्का है। खबर छाप दे? हाँ छाप। तो खबर आ गई, हम लोग जो है सुनने लगे कि अब तो ये 400 पार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अब सारे देश के लोगों को मैंने दिल्ली में जंतर मंतर पर लाखों लोगों का मोर्चा लेकर गया। उसके बाद ईवीएम मशीन के घोटाले से चुनाव जीता जा रहा है, ये सारे देश के लोगों का इश्यू हो गया। आज नेशनल इश्यू ईवीएम हो गया है। बेरोजगारी नेशनल इश्यू नहीं है, नेशनल इश्यू ईवीएम है। लोगों ने पूछा अरे ऐसे कैसे, बेरोजगारी बड़ा इश्यू है, गरीबी बड़ा इश्यू है, महंगाई बड़ा इश्यू है। नहीं, ईवीएम है। कैसे? अरे तुमको जीतने देगा तो बेरोजगारी है, हरवा देगा तो बेरोजगारी गायब हो जाएगी कि नहीं? मान लो मोदी जीत गया तो बोलेगा अरे अगर बेरोजगारी होती तो मैं जीत जाता क्या है? मैं अगर जीता हूं इसका मतलब समझते हो बेरोजगारी नहीं है, खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह का ये सारा तरीका उन लोगों के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इसको बदलना होगा। इसको बदलने के लिए क्या करना होगा? इसको बदलने के लिए हम लोगों के सामने ईवीएम फोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ईवीएम फोड़ना पड़ेगा। अब आप लोगों ने तालियां बजाई, इसका मतलब कम से कम ताली बजाने वाले तो फोड़ने वाले ही है। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक नहीं फोड़ने का। तो आप बोलेंगे अरे मेजरम साहब ने तो बोल दिया था। ये ध्यान रखने का, मैं जब तक बोलूंगा नहीं तब तक नहीं फोड़ने का, बोलूंगा तो ही फोड़ने का। तो हम लोग अब क्या करें? अब अगर नहीं फोड़ना है तो अब क्या करें? चुनाव तो हो सकता है अप्रैल में, मई में और जून तक हो जाएगा। तो अब क्या करें? तो अब फोड़ने वाली कमेटियां बनाओ। जो लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी वो कमेटी बनाओ, जो देश को बचाने का काम करेगी वो कमेटी बनाओ, जो संविधान को बचाने का काम करेगी वो करो। जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, मैं कहता हूं भाई वोट खतरे में है। वोट नहीं बचा पाओगे तो संविधान कहां बचेगा?
वोट बचेगा तो बीजेपी बदल जाएगी, वोट नहीं बचेगा तो बीजेपी आ जाएगी। इसका मतलब पहले वोट को बचाना पड़ेगा। वोट को बचाओगे तो संविधान बचा सकते हो। तो वोट को बचाने के लिए क्या करना होगा, ये है सवाल। वोट को बचाने के लिए ईवीएम फोड़ना होगा, और ईवीएम फोड़ने के लिए 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ रहने वाले हैं ये लोकसभा चुनाव में। 12 से लेकर 15, तो हम मानकर चलते 15 लाख बूथ है, तो 15 लाख बूथ में 15 लाख कमेटियां बनानी होगी, और 15 लाख बूथ में 3 लोगों की कमेटी, बहुत ज्यादा नहीं, एक बूथ में 3 लोगों की कमेटी। अगर आप 3 लोगों की कमेटी बनाते हो तो आप बोलेंगे भाई एक ही आदमी, एक ही मशीन, 3 गाय के लिए। अरे एक मशीन फोड़ने के बाद चुनाव आयोग ने दूसरी मशीन लगा दिया तो दूसरी भी फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके पास, चुनाव आयोग के पास मेरा फोड़ने का मैसेज चला गया। दूसरे दिन मेरा जो फोड़ने का पेज था उसमें उन्होंने लेटर लगा दिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। मैंने जो फोड़ने वाला पेज पर लिखा तो उसने, चुनाव आयोग ने मेरे पेज के नीचे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है ऐसा लिखा। इससे मुझे पता चला कि मेरा फोड़ने का मैसेज चुनाव आयोग को मालूम हो गया। बस मैं यही चाहता था कि मालूम हो जाए, तो चुनाव आयोग को फोड़ने का मैसेज चला गया कि हम फोड़ने वाले हैं। अब 15 लाख का मैसेज भेजना है, 15 लाख लोगों की, 3-3 लोगों की कमेटी, 2 आदमी 1 महिला, तो 2 ही आदमी की जरूरत है। एक एडिशनल रखना पड़ता है, कभी आदमी बीमार पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसलिए एक एडिशनल आदमी रखेंगे। 3 आदमी की कमेटी बनाओ, और ऐसा अगर मान लो 15 लाख बूथ पर आप मशीन फोड़ते हो, किसी के ऊपर भी एफआईआर नहीं होगा। 15 लाख लोग अगर मशीन फोड़ते हैं, किसी के ऊपर भी एफआईआर नहीं होगा। क्यों? देखो, फोड़ने की बात मैं कह रहा हूं, फोड़ने की बात मैं कह रहा हूं, तो मैं 31 जनवरी से कह रहा हूं, तो मेरे ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। मैंने पुलिस को कहा, अरे करो, मेरे को करो, एफआईआर करो, मेरे ऊपर एफआईआर करो, मैं कह रहा हूं करो। बोलते इससे तो आप हीरो बन जाएंगे। गांधी जी महान नहीं थे, वो जेल में जाते जाते ही महान हो गए। आपको भी अगर हम जेल में लेके गए तो आप भी महान हो जाएंगे। गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया था, बाद में आप भी हमको भगा देंगे, खाली संकट है। इसलिए आप बोल रहे हैं, बोलो। तो ईवीएम मशीन फोड़ने वाली बात लीगल नहीं है, इलीगल है। एफआईआर होना चाहिए। बाड़ापुर के पुलिस वाले शायद ज्यादा बुद्धिमान लोग लगते हैं, शायद वो कर लेंगे। करे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो मुझे अरेस्ट कर ले। वैसे सरकार से आदेश नहीं है करने का, क्योंकि मुझे अरेस्ट करने के लिए उधर से सिग्नल जरूर है, तो वो मुझे अरेस्ट नहीं करते हैं। मगर ये इलीगल बात है जो मैं कह रहा हूं, इसी के आधार पर मैं अरेस्ट किया जा सकता हूं। फोड़ो कहना ही गलत है, फिर भी कह रहा हूं। फोड़ो कहना ही इलीगल है, फिर भी कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो संविधान के विरोध में काम कर रहे, लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहे, देश के विरोध में काम कर रहे हैं। तो वो तो बहुत बड़ा काम कर रहे, भयंकर काम कर रहे हैं। मैं तो ईवीएम फोड़ने की बात कर रहा हूं। वो तो देश के विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर वो देश के विरोध में कर रहे हैं तो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। मैं कोई देशद्रोह का काम नहीं कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में 2-3 साल से, 6 महीने से लेकर 2-3 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि मैं तो जेल में जाने के लिए तैयार हूं, चाहे जितने लेके जाते हो। तो
अगर वो मुझे लेकर गए तो ये आंदोलन सारे देश भर में बहुत कम समय में फैल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी फैल जाए, चुनाव के पहले पहले। मुझे अरेस्ट ही नहीं कर रहे। तो 15 लाख बूथ पर अगर 15 लाख लोगों ने मशीनों को फोड़ा, किसी पर भी एफआईआर नहीं होगी। अगर 2-4 लोगों ने मशीन फोड़ा तो एफआईआर जरूर होगी। देखो, बहुत मजबूत लॉजिक आपको बता रहा हूं। अगर 2-4 लोगों ने मशीन फोड़ा तो एफआईआर होगी। 15 लाख लोगों ने मशीन फोड़ा, पुलिस वाले क्या सोचेंगे? अरे इनकी सरकार बनने वाली है। 15 लाख फोड़ते तो इसका मतलब सरकार इनकी बनने वाली है। अगर सरकार इनकी बनेगी तो सारे नमस्कार भी हमको उनको करना पड़ेगा। तो अरेस्ट काहे के लिए करे? तो ये अगर उन्होंने हमको अरेस्ट नहीं किया तो 15 लाख मशीन फोड़ेंगे। 15 लाख मशीन फोड़ेंगे तो 15 लाख मशीन फोड़ने के लिए कमेटियों का गठन करो। कमेटियों का गठन करेंगे। अगर हम लोग कमेटियों का गठन कर लेते हैं, गठन करने का काम शुरू हो गया सारे देश भर में। 3 दिन पहले बोलूंगा हाँ फोड़ो, तो 4 दिन पहले खबर आ जाएगी कि बैलेट पेपर आ गया। अरे समझे? ये लड़ाई लड़ने का आंदोलन शास्त्र है जो मुझे ही समझ में आता है। ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, किसी कॉलेज में आंदोलन शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। वो मैं जानता हूं और इसके आधार पर बता रहा हूं। 15 लाख लोगों को जेल में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि 15 लाख लोगों के समर्थन में 15-20 करोड़ 25-50 करोड़ लोग समर्थन में हो जाएंगे, क्योंकि सहानुभूति भारत में बहुत जल्दी फैल जाती है। तो इसलिए ये आंदोलन हम लोग आने वाले समय में मशीन जो फोड़ना है वो मैं 3 दिन पहले बोलूंगा। अभी फोड़ना नहीं है, अभी नहीं फोड़ना। आप बोले कब फोड़ने का? अरे अभी नहीं फोड़ने का भाई, 3 दिन पहले बोलूंगा तब फोड़ने का। और तब तक क्या करने का? 15 लाख बूथ कमेटियों का गठन करने का। 15 लाख बूथ की कमेटियां अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो ये 6.5 लाख गांव का राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन हो जाएगा। और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन होने के बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था चले जाओ। ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, हिस्टोरिकल। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा था चले जाओ। उसके बाद अंग्रेजों को जाना पड़ा। तो हमारा 15 लाख कमेटियों का गठन होने के बाद ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा, राष्ट्रव्यापी हो जाएगा। मशीन जाती है तो भी फायदा, नहीं जाती है तो तुम लोग हुक्मरान हो जाओगे। दोनों स्थिति में। और साहेब, ही लढाई आहे, या पद्धतीनं ही लढाई आपल्याला लढायची आहे। या लढाई करता तुम्ही सर्व लोकांनी आता इथून जाऊन बूथ कमिटी तयार करा। काही करायचं नाही, बूथ कमिटी तयार करा। बूथ कमिट्या तयार करण्याचं काम जरी तुम्ही सुरू केलं तर सिक्रेट रिपोर्ट भारत सरकारला जाईल की बाहेर वेगानं बूथ कमिट्या बनत आहेत देशभरामध्ये, तर निवडणुकी तारखेच्या अगोदरच 2-4 दिवस ईव्हीएम मशीन गायब होऊन जाईल। आखरी मुद्दा, बॅलेट पेपर छापण्यासाठी आखरी व्यक्ती कॅन्डिडेट म्हणून जेव्हा फॉर्म भरतो ना, आणि तो जेव्हा क्लिअर होतो त्याच्यानंतर छपाईचा आदेश होतो। ईव्हीएम मशीन 6 महिन्यापूर्वी बनवावी लागतात, माहिती आहे का बोरे साहेब? ईव्हीएम मशीन 6 महिन्यापूर्वी बनवाव्या लागतात।
बॅलेट पेपर मध्ये आखरी कॅन्डिडेट फॉर्म भरतो आणि तो क्लिअर होतो, त्याच्यानंतर ऑर्डर दिला जातो. त्यामुळे निवडणुकीमुळे, बॅलेट पेपरमुळे कुठल्याच प्रकारची निवडणूक होण्याला अडचण येत नाही. ईव्हीएम हटवून जर निवडणूक आयोगानं बॅलेट पेपर आणले, कायद्यामध्ये बॅलेट पेपरची तरतूद कायमच आहे. कायद्यात सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा बदल करण्याची आवश्यकता नाही. ते खोटं सांगू शकतात की आता पार्लमेंटचं सेशन समाप्त झालेलं आहे, त्यामुळे आता पार्लमेंटचं सेशन होणार नाही, कायदा करता येणार नाही. कायदा रेडीच आहे, कायदा रेडीच आहे. फक्त निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यायचा आहे, ईव्हीएम वर निवडणुका घ्यायच्यात की बॅलेट पेपरवर घ्यायच्यात, तेव्हा हे त्यांनी ठरवायचं आहे. त्यांनी काहीही ठरवलं तर त्यांचा बंदोबस्त आम्ही लोक करू शकतो. ते करण्याची पद्धत आहे. गावामध्ये जाऊन बूथ लेवलवर कमिट्या बनवा, काही करू नका, बूथ कमिट्या बनवा. जर बूथ कमिट्या तुम्ही बनवल्यात तर संपूर्ण देशामध्ये आपल्याला हे परिवर्तन घडवून आणता येते. ईव्हीएम मशीन फोडण्यापेक्षा सुद्धा जास्त मोठा कार्यक्रम कमिट्या बनवणे, कारण ह्या कमिट्या तुम्हाला राज्यकर्ता बनवू शकतात. ईव्हीएम फोडल्याने तुम्ही राज्यकर्ता बनवू शकणार नाही. कमिट्या बनवण्याने तुम्ही राज्यकर्ता बनवू शकता. तेव्हा कमिट्या बनवणं हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे. हा मुद्दा जिवंत असेपर्यंतच कमिट्या बनणार, आणि हा मुद्दा निकालात निघाला मग तुम्ही आता काय कमिटीची जरूरत आहे, काय म्हणणार तुम्ही, आता काय कमिटीची जरूरत आहे. झाले. राज्यकर्ता बनण्यासाठी कमिट्या पाहिजेत. केवळ ईव्हीएम हटवून आम्ही शांत बसणार नाही, चूप बसणार नाही. या देशाचा राज्यकर्ता बनवणं या देशातील बहुजन समाजाला, बहुजन समाज म्हणजे कोण, एससी, एसटी, ओबीसी, मायनॉरिटी, या सर्व बहुजन समाजाला या देशामध्ये राज्यकर्ता बनवण्यासाठी ही लढाई आहे. या लढाईमध्ये आपण साथ सहयोग आणि समर्थन कराल अशी अपेक्षा ठेवून मी माझं म्हणणं या ठिकाणी समाप्त करतो. आपण माझं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेतलात त्याबद्दल धन्यवाद. दे धडक बेधडक वृत्त देणाऱ्या आपल्या शिवसत्ता टाइम्स न्यूज चॅनलला लाल बटन दाबून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.